नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। वक्त है इकॉनमी टुडे में आप सभी का स्वागत करने का और कारोबार जगत की तमाम खबरों पर हमारी नज़र रहती है। मैं हूं अजय मिश्र। सबसे पहले निगाह डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। प्रधानमंत्री मोदी आज ओडिशा की महिलाओं को देंगे तोहफा। राज्य सरकार की सुभद्रा योजना का करेंगे शुभारंभ। करोड़ों रुपए की अन्य विकास परियोजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों से भी होगी बातचीत। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बिच ने पेश किए कांग्रेस के दावों की पोल खोलने वाले तथ्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, माधवीपुरी बिच और उनके पति ने खुद का बचाव करते हुए तथ्यों के जरिए कांग्रेस पार्टी के आरोपों को गलत साबित किया। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल स्टार्टअप रजिस्ट्री की भारत में शुरुआत। स्टार्टअप हितधारकों के सहयोग का केंद्र बनेगा भास्कर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत दुनिया का सबसे गतिशील स्टार्टअप इकोसिस्टम। और सप्ताह के दूसरे कारोबार दिन सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। 42 अंकों गिरावट के साथ सेंसेक्स 82,900 के पार। निफ्टी करीब 10 अंक गिर करके 25,374 के स्तर पर। ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी निगाह रहेगी। आज हम खासतौर पर मोदीनॉमिक्स पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की और मोदी सरकार की, खासतौर पर एनडीए सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उसके केंद्र में आज रहेगा हमारा फोकस। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के बाज़ारों की चाल से। देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में आज किस तरह से शुरुआत रही। कल रिकॉर्ड तेज़ी के बाद आज जो शुरुआत है काफ़ी सबड्यूड रही है। गिरावट के साथ 25,480 का स्तर दिखाई दिया गिफ्ट निफ्टी का। 20 अंक नीचे 25,480 का स्तर दिखाई दिया। निफ्टी और सेंसेक्स की ओपनिंग काफ़ी फ्लैट हुई है। निफ्टी आज 9 अंक नीचे 25,373 के स्तर पर खुलता हुआ दिखाई दिया और सेंसेक्स में भी इसी तरह के सपाट कारोबार इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। 41 अंक नीचे 82,946 का स्तर आज सेंसेक्स के शुरुआती कारोबार में दिखा। आज हमारे सेंसेक्स के टॉप गेनर्स में अपोलो हॉस्पिटल, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं। 0.1% से लेकर के आधी फीसदी तक की बढ़त आज के गेनर्स में, टॉप गेनर्स में दिखाई दे रही है। टॉप लूजर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में 2% की गिरावट है। विप्रो, टीसीएस, एचडीएफसी लाइफ और आयशर मोटर में भी गिरावट दिखाई। और आज बात करेंगे आज के फोकस की और फोकस में होगा मोदीनॉमिक्स। शुरुआत करते हैं आज के फोकस की। और आज प्रधानमंत्री मोदी का 74वां जन्म दिवस है और इसी अवसर पर देश और दुनिया से तमाम हिस्सों से उनके लिए शुभकामनाएं आ रही हैं। लेकिन आज हम अपने इकॉनमी टुडे में फोकस करेंगे मोदी इकोनॉमिक्स पर, यानी प्रधानमंत्री मोदी या फिर एनडीए सरकार की जो आर्थिक नीति रही उसका मुख्य फोकस है क्या। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की जो आर्थिक नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 की श्रेणी से निकाल करके 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। ये बड़ी बात है। रूस, कोविड महामारी, रूस यूक्रेन संघर्ष, इजराइल हमास संघर्ष जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यूपीए की सरकार का फोकस था अधिकारों पर, जबकि मोदी सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों में सशक्तिकरण पर बल दिया है। यूपीए की सरकार में मनरेगा और दूसरी सब्सिडीज के जरिए केवल मांग को बढ़ावा देने पर फोकस रहा और सप्लाई की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि एनडीए सरकार ने सप्लाई यानी ऐसी सुविधाओं के निर्माण को केंद्र में रखा जो सभी के विकास को बढ़ावा दे सकें। देश में सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सतत विकास मोदी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। जीएसटी को लागू करना, बैंकिंग व्यवस्था को, एनपीए को काबू में रखना, आईबीसी के जरिए कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को संभालने पर भी ध्यान दिया गया। मोदी सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा को सीधे तौर पर आउटकम के साथ जोड़ा और मूलभूत समस्याओं के निदान पर मिशन मोड में काम किया। सरकार के द्वारा किए गए वायदों और जमीन पर किए गए काम का अंतर अब कम हुआ है। योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास। जनधन, आधार, मोबाइल की त्रिशक्ति के जरिए गवर्नेंस को पारदर्शी बनाया और इसी आधार पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना बड़ी उपलब्धि रही। वित्तीय अनुशासन के साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश रखा गया। आत्मनिर्भर भारत पर भरोसा, विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य मोदीनॉमिक्स के केंद्र में है। कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई है। पीएसयू बैंक्स का सशक्तिकरण, मेक इन इंडिया का अभियान और महंगाई में कमी और कौशल विकास पर जोर। ये बड़ी बातें मोदीनॉमिक्स और आर्थिक नीतियों के फोकस की।
और चलिए अब हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर चरण सिंह जो कि अर्थशास्त्री के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और शुभमय भट्टाचार्य जी जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। दोनों ही मेहमानों के साथ अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मोदी नॉमिक्स यानी मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के केंद्र में क्या कुछ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शुभमय, आप ही से शुरुआत करते हैं। अगर हम थोड़ा सा तुलना करें यूपीए सरकार और एनडीए सरकार के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, तो बीते अगर 10 साल और 10 साल का कंपैरिजन करें तो आपको वो कौन से बड़े डिफरेंसेस दिखाई देते हैं? अगर अब तक मेरी आवाज़ आ रही है सुमन जी? हाँ, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ आ रही है क्लियर? ठीक है। तो सवाल मेरा यही था कि यूपीए और एनडीए सरकार के इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक अंतर क्या दिखाई देता है? अभी तक देखिए, खासकर उससे ज्यादा तुलना से ज्यादा मैं ये कहूंगा पिछले 10 साल से और अभी का जो शुरुआत हुआ है, एक काफी जिसे कहते हैं पेस ऑफ एक्टिविटी का बहुत ज्यादा पेस शुरू हुआ है। बहुत सारे ऐसे घोषणाएं किए जा रहे हैं जो मतलब गवर्नमेंट शुरुआत में ही करके, खासकर इकोनॉमिक क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल सिटी क्लस्टर्स, साथ में जैसे सिंगापुर या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ इन्वेस्टमेंट प्लान्स, इन सब से दिख रहा है द गवर्नमेंट इज इन अ हरी कि भाई हमें बहुत कुछ दिखाना है और बहुत कुछ करना है जो इकोनॉमी के लिए सिग्नल्स के हिसाब से ये बहुत यूजफुल है। क्यों यूजफुल हैं? क्योंकि ये सारी चीजें बताते हैं कि सरकार जो अपने जैसे सेमीकंडक्टर पॉलिसीज वगैरह जो शुरुआत बहुत जल्दी रोल आउट करना चाहते हैं, और ये रोल आउट करने से फायदे का इंटेंशन जो है, इससे फायदा ये होता है कि लोगों को एक जो मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स या जो इन्वेस्टर ही है जिसको कॉर्पोरेट प्लानिंग करना है, उनके लिए बहुत जल्दी सिग्नल आ जाता है। ये मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पहले पीरियड से अभी के पीरियड में, कि बहुत जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट्स के जो सेक्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स की जो एरियाज हैं, इन्वेस्टमेंट्स की जो प्लान्स है, उसको काफी जल्दी से उनके ब्लूप्रिंट तैयार करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है जी। डॉक्टर चरण सिंह, अब आपसे समझना चाहते हैं, अगर रिफॉर्म्स पर हम ध्यान दें तो गवर्नेंस पर बहुत ही फोकस रहा, और लास्ट माइल जो डिलीवरी है उस पर हमने देखा कि मोदी सरकार का फोकस है। आप क्या मानते हैं मोदी नॉमिक्स की वो कौन सी 3-4 बड़ी चीज़ें जो भारत की आर्थिक नीतियों को अब एक अलग दिशा दे रही हैं? मैं तो मानता हूं कि सबसे बड़ी बात जो उपलब्धि हुई है वो आइडियोलॉजिकल उपलब्धि हुई है, जहां पर एकदम करके ये प्रेशर आया था 2014 में और अब तक वो चल रहा है कि हम लोग भारतीय हैं और हमारा भारतीय मॉडल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ वो थोड़ा भिन्न है, और वो जो भिन्नता है उस पर काफी ज्यादा जोर मुझे दिखा है। आप जानते हैं कि मैं 1984 से देख रहा हूँ पॉलिसीज को, जब से मैं रिजर्व बैंक पॉलिसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था, और अब तक बहुत ज्यादा भिन्नता दिख रही है। पर सबसे बड़ी भिन्नता वही है कि जो हम लोगों ने मूल तौर पर कहा है कि हमारा ये भारतीय मॉडल है, इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो दुनिया में जैसे एक डंका बजा है इंडियन मॉडल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ का। आप जानते हैं ग्रोथ के लिए हमें 4-5 पहलू हैं, मैं इस तरीके उनको बयान करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, कैपिटल जो बैंक प्रोवाइड करते हैं इस स्थिति में जो हमारी इमर्जिंग मार्केट है, और लेबर जो हमारे पास डिविडेंड है, और हमारे पास लेबर बहुत है, युवा शक्ति हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो सरकार ने क्या किया इन दोनों को एंगेज करने के लिए, आपने जैसे कहा बैंकों को भी मजबूत बनाया, उनको रैशनलाइज किया, बड़े बड़े बैंक बना दिए, और लेबर के लिए क्या किया, एमएसएमईज पे जोर दिया। एमएसएमईज पे जोर दिया और कुछ लार्ज इंडस्ट्री भी बनी, पर जो लार्ज इंडस्ट्री होती है वो ज्यादातर लेबर को उतना एंगेज नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो ऑटोमेटेड होती है और ग्लोबली उनको बहुत कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है। तो एमएसएमईज पे भी बहुत जोर दिया। ये दोनों पहलू देखते हुए फिर क्या हुआ, फिस्कल पॉलिसी पे जो वित्तीय नीति है उसमें आपने खुद ही कहा, पर जीएसटी लागू करना, जीएसटी काउंसिल बना लेना, टैक्स रिफॉर्म्स करना, और टैक्स को कई कई जगह पे टैक्स को कम किया है, वो बहुत बड़ा पहलू रहा। फाइनेंशियल सेक्टर में जब आप कहते हैं कि डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो उसका फायदा तभी है कि अगर सब लोग भागीदारी करेंगे फाइनेंशियल मैटर्स में।
तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को जिस तरीके बढ़ाया, मुद्रा लोन दिए और ये छोटे छोटे लघु लोन देने से जो लोगों को रेडी पटरी वालों को जोड़ लिया, मेरी राय में ये बहुत बड़ी बात है। चौथा पहलू जो मैं कहना चाहूंगा, उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि एल्डरली का भी ख्याल रखा गया, जो विमेन है उनका भी ख्याल रखा गया। तो जो फ्री राशन दिया जा रहा है, कोविड के दौरान जो फ्री वैक्सीन और मेडिसिन दिए गए, जो आपने कहा कि गरीबी रेखा से ऊपर 25 करोड़ लोगों को उठाया है, वो ऐसे ही नहीं हुआ है, उसके पीछे बहुत ज्यादा नीति और मजबूती गई है। तो मैं ये एक पहलू समझता हूं, लोगों को साथ लेके चलना, वित्तीय और फाइनेंशियल सेक्टर पॉलिसीज में इतनी बड़ी तब्दीली लेके आना। लास्ट चीज जो मैं कहनी चाहूंगा कि बोल्ड डिसीजंस की जो शक्ति दिखाई है, हुए या नहीं हुए बात नहीं है, पर जो बोल्ड डिसीजंस की जो शक्ति दिखाई है वो एकदम बहुत भिन्न है। डीमोनेटाइजेशन कर देना और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए लॉज लेके आना, ये मेरी राय में प्रदर्शन था कि अगर बोल्ड डिसीजंस भी लेने पड़े तो हम लेने को तैयार हैं। ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, ये सामने उभर कर बहुत अच्छे तरीके आए। जी, लेकिन एक चैलेंज शो में इस तौर पर कहा जा रहा है कि स्किलिंग और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो न केवल एनडीए बल्कि सभी सरकारों के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है कि महंगाई को काबू में रखा जाए। कई सारी सरकारें जो हैं महंगाई के नाम पर गिरी हैं पूर्व में, और हमेशा से रोजगार सृजन एक बड़ी चुनौती रहा है। ऐसे में जो अभी पॉलिसीज चल रही हैं, आपको लगता है कि कुछ एड्रेस कर पाएंगी इन दोनों ही चैलेंजेस के मोर्चे पर? अजय, बिल्कुल। अब काफी एक डिफिकल्ट चैलेंज के ऊपर, डिफिकल्ट जिसे कहते हैं ट्रेड ऑफ के ऊपर आप बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स को अगर बढ़ाना है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना बहुत जरूरी है, तो निश्चित ही यह है कि वो मनी सप्लाई बढ़ता है, उसके तहत इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन्फ्लेशन, वो बढ़ने का चांसेस रहता है, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होता है, ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने का असर आएगा ही। लेकिन जैसा आपने कहा कि वो बढ़ने से लोगों के ऊपर, कॉमन पीपल के ऊपर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास खासकर, उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उनको वो एक प्रेशर रहता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट देना हो, और तो साथ में इन्फ्लेशन का कुछ हद तक जिसे कहते हैं एक्सपेंशन ऑलमोस्ट एसेंशियल हो जाता है किसी भी सरकार के लिए। ये बैलेंसिंग डिफिकल्ट है, और खासकर ये सरकार हैज बीन वेरी, इसीलिए शुरुआत से ही इन्फ्लेशन टारगेटिंग पर बहुत फोकस रखे हैं कि इन्फ्लेशन के जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, उस पर उन्होंने बिल्कुल ढील नहीं दिया है। आरबीआई, खासकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी क्लियरली बताए हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग में, और इन्फ्लेशन के ऊपर हमने अभी तक विजय प्राप्त किए हैं ये हम नहीं कहेंगे, ये एक बहुत यूजफुल संकेत है मार्केट्स के लिए कि गवर्नमेंट का बोरोइंग, गवर्नमेंट अपने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स को प्रसार करते हुए भी इन्फ्लेशन के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखेंगे। जी, डॉक्टर चरण सिंह, आपसे समझना चाहेंगे कि मुश्किलों के बीच में, जो कोविड प्रबंधन के बीच में बहुत सारी इकोनॉमीज ने एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ को अपनाया, भारत की पॉलिसीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? इन चुनौतियों के बावजूद भी हम सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था बने हुए हैं। ऐसे में जो अप्रोच रहा पूरे कोविड के दौरान या फिर संघर्ष के दौरान रूस यूक्रेन के बीच में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये जो संघर्ष चला देशों के बीच में, वो चला एक्चुअली लेमन ब्रदर्स 2008 के बाद। पर अगर आप देखेंगे 2014 से क्या हुआ, जिस तरीके की हमने नीति रखी, जो दूसरा झटका ग्लोबल अर्थव्यवस्था को लगा, वो लगा कोविड के दौरान, और फिर रशिया यूक्रेन वॉर का सप्लाई एंड ग्लोबल वैल्यू चेन का पूरा डिसरप्ट हो जाना। इन झटकों में अगर आप सबसे बड़ी बात देखें कोविड में, और यही गरीबी रेखा से लोगों को उभारने का एक बहुत बड़ा नीति थी, जो फ्री राशन दिया गया, फ्री मेडिसिन दी गई, इंश्योरेंस कवर किया गया 5 लाख का। अभी भी आपने देखा है हाल ही में बुजुर्गों के लिए 70 साल से ऊपर जो इंश्योरेंस कवर है, वो बहुत बड़ी अहम चीज। ज्यादातर लोग मुश्किल में आ जाते हैं, तकलीफ में आते हैं, जब उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता है और दवाइयों के लिए पैसा नहीं होता है। अगर ये दोनों पहलुओं को संभाल लिया जाए
तो आप देखेंगे काफी हद तक इन्फ्लेशन की मार से भी आदमी बच जाता है, और स्थिति जो पर्सनल फाइनेंसेस हैं वो जी स्थिति मजबूत हो जाती है। इन दोनों चीजों पे, इन दोनों पहलुओं पे कोविड से लेकर अब तक आप नोट करिएगा कि जिस तरीके सरकार ने अपनी पॉलिसीज निभाई, उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी उसमें एडेड है, पर इन सब चीजों के दौरान सरकार ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ाया बढ़ा जी। दिया। तो वो मैं कहता हूं कि बाकी के देशों से भिन्न था। जब बाकी के देश इससे जूझ रहे थे और अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे थे, हमारे यहाँ नीति किस तरीके की अपनाई गई और बड़ी सोच समझ के अपनाई गई। उसका नतीजा ये हुआ कि बाकी के देश अभी इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं क्योंकि उन्होंने मनी सप्लाई बहुत बढ़ाया था, और यहाँ पर हम लोगों की फास्टेस्ट ग्रोथ रेट इकॉनमी बन गई है। तो फास्टेस्ट ग्रोथ रेट इकॉनमी के पीछे यस जी जी भी रोल प्ले करती है, उसमें एजुकेशन और स्किल पे न्यू पॉलिसीज बनी है, उसको भी उनको भी संभाला गया। जी 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 चरण सिंह जी, बहुत धन्यवाद। वक्त मेरे पास इतना ही है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और शुभ भट्टाचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इकॉनमी टुडे में वक्त निकालने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और पीएम मोदी आज भुवनेश्वर में लगभग 3,800 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा में हैं और प्रमुख योजना जो उनकी है सुभद्रा, उसका शुभारंभ करेंगे। ये सबसे बड़ी देश की एकल महिला केंद्रित योजना है और 5 वर्षों की अवधि में 50,000 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। साथ ही साथ पीएम आवास योजना के लिए भी आज बड़ा दिन है और वो पीएम आवास योजना 2.0 के परिचालन के दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। कुछ रेलवे की परियोजनाएं भी हैं जिनकी आधारशिला वो रखेंगे और 2,800 करोड़ रुपए के अधिक की रेलवे की परियोजनाओं की भी आधारशिला प्रधानमंत्री आज रखेंगे। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है उनके लाभार्थियों के साथ मुलाकात करेंगे। और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। बायोफ्यूल ब्लेंडिंग में लगातार बेहतरी हो रही है और जल्दी ही 20% के ब्लेंडिंग लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। We have to survive the present. We have to, because the world will be dependent on fossil fuels for quite some time. But we must make that transition to cleaner, sustainable fuels. And India has a very good story to tell on that. When the Honorable Prime Minister assumed responsibility in May 2014, we were only blending 1.5% of our total fuel with biofuels. The Prime Minister set a target for 10% blending by November 2022. We were able to do that 5 months in advance. और उन्होंने कहा कि भारत ग्रीन एनर्जी के खोज में भी काफ़ी बड़ी भूमिका निभा रहा है और उस उत्पादन के लिए दूसरे देशों के साथ समझौते की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। In order to enhance our exploration and production (ENP) sector, the Honorable Prime Minister decided that out of our 3.5 million square kilometers of sedimentary basin, 1 million, which was a no-go area, has been made completely free. We are inviting collaboration with other global entities to come and prospect there. Our companies are entering into partnership, and apart from
cleaning up these and clearing these no-go areas, we also have a global data repository in the University of Houston, which is enabling the acceleration. And I'm very confident that the 9th and 10th round will see a sudden acceleration of the number of wells that are dug, the amount of gas production is already going up. और आपको याद होगा कि कल पीएम मोदी ने गांधीनगर में रीइन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन किया था। उसके बाद प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रमुख बैंकों और वित्तीय संस्थानों में 2030 तक जो नई ऊर्जा परियोजनाएं हैं उसमें 32 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा निवेश करने का वायदा किया है। उन्होंने कहा कि 2030 तक 500 गीगावाट के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही डेवलपर्स, निर्माताओं और वित्तीय संस्थानों के साथ भारी कमिटमेंट्स मिली हैं। वहीं अगर अदानी ग्रुप की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नवीकरणीय परियोजनाओं में 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश अदानी ग्रुप ने करने का फैसला लिया है और इसके शपथ पत्र दाखिल कर दिए गए हैं और प्रतिबद्धता जताई अदानी ग्रुप ने आगे चल करके करीब 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश 2030 तक। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर की शुरुआत की। ये स्टार्टअप निवेशकों, सेवा प्रदाताओं और सरकारी निकायों के बीच सहयोग और विचारों के आदान प्रदान का केंद्र होगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भास्कर यानी भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्रांति लाने के लिए तैयार है। भास्कर मंच का प्राथमिक लक्ष्य स्टार्टअप पारिस्थितिकी से जुड़े हितधारकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री तैयार करना है। Let's make this a one-stop shop for all data dissemination, for engagement, for interaction. Also, this new company will then house itself so that people who are looking for mentors, who are looking for finance, one-stop shop for the entire startup ecosystem. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भास्कर मंच नेटवर्किंग और सहयोग जैसी कई सुविधाएं मुहैया कराएगा। डिजिटल रजिस्ट्री संसाधनों तक केंद्रीकृत पहुंच देगी, व्यक्तिगत पहचान बनाएगी, खोज क्षमता बढ़ाएगी और भारत के वैश्विक ब्रांड का समर्थन करेगी। Startups have the most critical role to play in technology as well as in providing employments. The Investor Connect platform which connects investors to the startups, Marg which connects the mentors to the startups. Now this one will bring everyone together. It is not a registry only, as the name indicates. It's not a registry only. It will bring everyone together. इस पहल के तहत प्रत्येक हितधारक को एक विशेष भास्कर आईडी दी जाएगी, जिसके माध्यम से वो व्यक्तिगत सलाह और क्षेत्र से जुड़े अनुभवों का लाभ ले सकेगा। एक केंद्रीकृत रजिस्ट्री के रूप में भास्कर संसाधनों, उपकरणों और ज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला तक निर्बाध पहुंच को सुगम बनाएगा, जो विचार विमर्श से कार्यान्वयन तक उद्यमशीलता की यात्रा को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अनिल थॉमस की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर कांग्रेस के आरोपों के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बुच और उनके पति इन आरोपों का जवाब दे रहे हैं और ऐसे तथ्य पेश कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के आरोपों को गलत साबित करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि बुच और उनके पति धवल बुच ने संयुक्त बयान जारी कर कांग्रेस द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है। बुच पर सेबी का होल टाइम मेंबर रहते हुए अपने पूरे एम्प्लॉयर ICICI बैंक से भी सैलरी लेने का आरोप है। सेबी प्रमुख ने इन आरोपों को नकारा है। इकोनॉमी टुडे के आज के इस स्पेशल मोदीनॉमिक्स के अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।